दोस्तों, क्या हो अगर एक मासूम लड़की को 6 इंसानी भेड़ियों के बीच छोड़ दिया जाए? क्या वो लड़की उनसे मुकाबला कर पाएगी या नहीं? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत एक स्कूल से होती है जहां जल्द ही गर्मी की छुट्टियां पड़ने वाली है। एमा नाम की टीचर बच्चों से सवाल पूछने को कहती है तो एक बच्ची पूछती है कि वो अपने ब्रेक टाइम में क्या करेगी। एमा बताती है कि वो अपने गाँव कारो जाएगी। अब बच्चों के जाने के बाद एमा अपने सामान रख कर जाने लगती है तो उसे एक टीचर एक बैग पकड़ाते हुए बताती है कि एक हैंडसम लड़का उसके लिए सामान दे गया है। एमा कहती है कि वो उसके भाई का दोस्त है, वो ज़्यादा कुछ ना सोचे। फिर टीचर पूछती है कि उसका वेकेशन में हाइकिंग पर जाने का प्लान है तो एमा मना करती है और फिलहाल उसका प्लान ये है कि उसे सोना है, कुछ बुक पढ़ना है और खाना है और फिर से यही चीज़ रिपीट करनी है जो हर आम इंसान का प्लान होता है। अब दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं और निकल जाते हैं। अब यहाँ से सीन कुछ और लोगों पर शिफ्ट होता है जो खुफिया तरीके से कुछ सामान एक ट्रक में लोड कर रहे हैं और फिर अपने सीक्रेट मिशन पर निकल पड़ते हैं इन ड्रग को डिलीवर करने के लिए। वहीं एमा अपने डैड को कॉल करके बताती है कि वो बस उनके पास आने वाली है थोड़ी देर में। उसके डैड उसका हाल चाल पूछते हैं और एमा बोलती है कि सब कुछ ठीक है। अब डैड बोलते हैं कि क्या वो उस लड़के को अभी सबक सिखा दे। असल में उसके डैड यहाँ पर एमा के एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं। एमा उन्हें शांत होने को कहती है और थोड़ी टेंशन कम लेने के लिए बोलती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि एमा को उसका एक्स बॉयफ्रेंड बार बार मैसेज करके परेशान कर रहा है क्योंकि उसे अब अचानक एमा की याद आने लगी है। एमा को वो मैसेज रीड करके गुस्सा करती है और वो अपनी कार साइड में पार्क करके उसे मैसेज करती है कि अब उसे कोई बात नहीं करनी है, वो इसका पीछा छोड़ दे। अब यहाँ में इन दोनों की लड़ाई की वजह भी पता चलती है। असल में एमा के बॉयफ्रेंड ने किसी और को मार दिया है जबकि एमा को किसी भी तरीके का वॉयलेंस पसंद नहीं है। बॉयफ्रेंड का रिप्लाई आता है कि उसने पहले वार नहीं किया, उसने जो भी किया वो सेल्फ डिफेंस में किया। पर एमा को इससे कोई मतलब नहीं है, उसे बस एक जेंटलमैन सा बॉयफ्रेंड चाहिए, ना कोई लड़ाकू या फिर एंगर इशू वाला इंसान, मतलब ग्रीन फ्लैग बॉयफ्रेंड। फिर हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो उसी ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहा था। पीट जो कि उसका ड्राइवर होता है वो ये देख कर डर जाता है, पर बॉस उसे चुपचाप स्माइल करते हुए ट्रक को रोकने को कहता है क्योंकि बाकी सब वो संभाल लेगा। पुलिस पीट को उसका ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है जो कि वो काफ़ी घबराते हुए देता है और देते हुए उसका हाथ भी काँप रहा था। वो ऑफिसर उसकी वजह पूछता है तो बॉस उसका जवाब देता है कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है कल रात से, इसीलिए उसका हाथ काँप रहा है। पर पुलिस उसे टोकते हुए चुप रहने को कहता है जो बॉस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। पीछे से उसे कुछ और साथी भी कार से आ रहे थे, ये चारों भी घबरा गए थे, पर इनका ड्राइवर बाकियों को उस पुलिस वाले को डिस्ट्रैक्ट करने को कहता है। उधर पुलिस पीट से उसके ट्रक के सामान के बारे में पूछता है, पर फिर से बॉस बताता है कि वो और उसका भाई शिफ्ट कर रहे हैं सामान, इसमें बस कुछ कपड़े और उनके बाकी के सामान हैं। पुलिस वालों को उस पर शक हो गया था, बट तभी उसके साथ ही ध्यान भटकाने के लिए ऑफिसर को अपने पास बुलाते हैं। वो उन्हें इंतजार करने को कहता है और अपनी पूछताछ जारी रखता है, लेकिन बॉस उसे ये सब किसी और तरीके से निपटाने को कहता है। अब पुलिस को यहाँ कुछ समझ नहीं पाता। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है बॉस का आदमी पुलिस की ओर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और इतने में बॉस भी बाहर निकल आता है। सभी पुलिस पर अपनी बंदूक तान देते हैं। अब ऑफिसर उसे नेगोशिएट करने की कोशिश करता है, पीछे से उसके सर पर वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। उसके सर को कवर करके अपनी ट्रक में डाल देते हैं और फिर वो अपने एक साथी को पुलिस की कार लेकर चलने को कहते हैं ताकि आगे से उन्हें कोई ना रोक सके। पीट यहाँ उन लोगों के साथ काम करके काफ़ी डर रहा था क्योंकि ये इन लोगों के साथ उसका पहला मिशन है। वहीं एमा को बीच रोड में एक टर्टल दिखाई देता है, वो उसे उतार कर साइड में रख देती है और फिर से ड्राइविंग शुरू करती है। पर थोड़ी ही दूर जाने पर उसकी कार खराब हो जाती है। वो एकदम बीच रास्ते में थी, इवन वहाँ कोई नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, इसीलिए वो पैदल थोड़ा आगे बढ़ती है और इसी उम्मीद में कि कुछ मदद मिल जाएगी। वहीं बॉस अपने गैंग के साथ एक जगह रुककर उस पुलिस वाले को बाहर निकाल कर बैठा देता है। वो पीट को एक पत्थर पर निशाना लगाने को कहता है। पीट ने जैसे टीवी पर देखा था वैसे ही करने की वो कोशिश करता है, पर बंदूक चलती ही नहीं। तो बॉस उसे सेफ्टी गियर हटाने को कहता है। फिर तब जाकर पीट कहीं शूट कर पाता है, पर उसका निशाना फिर से चूक जाता है और इस गोली की आवाज़ एमा को भी सुनाई पड़ती है, इसीलिए वो एकदम से अलर्ट हो जाती है और गोली की आवाज़ का पीछा करने की कोशिश करती है। यहाँ बॉस पीट को किसी बात से डराने की कोशिश कर रहा था, ये कहते हुए कि ये सब उसी की वजह से हुआ तो वही सब कुछ ठीक करेगा और इसीलिए वो ऑफिसर को उसे मारने के लिए कहता है। वो उसे याद दिलाता है कि अब यहाँ का लीडर वो है और उन्हें इस पुलिस को मानना ही पड़ेगा क्योंकि उसने इन सब के चेहरे देख लिया और साथ ही बॉस और बैस के क्रिमिनल रिकॉर्ड को भी। और तब तक इधर एमा भी वहां पर पहुंच जाती है और पीट आखिर दबाव में बंदूक चला ही देता है। ये देखकर एमा के हाथ से बोतल गिर जाती है और वो ये देखकर घबरा गई थी।
उसे अपने डैड के शब्द याद आ जाते हैं कि दुनिया बहुत ही एविल है और इस दुनिया में एविल लोग भरे पड़े हैं। अगर वो जीत सकती है तो फाइट करे और ना जीत सकती है तो वहाँ से पीछे हट जाए। बॉस तुरंत अपने आदमियों को उसके पीछे भेज देता है। एमा समझ गई थी कि यहाँ से उसके लिए पीछे हट जाना ही बेहतर होगा, इसीलिए तुरंत वो बचकर भागने लगती है। आखिर ये दोनों उसे पकड़ लेते हैं और एमा बस उन्हें किसी भी तरह का वॉयलेंस करने से मना करती है। लेकिन इन लोगों का तो काम ही वॉयलेंस का था। वो उसे यहाँ होने की वजह पूछते हैं तो एमा बताती है कि वो अकेली है और उसकी कार खराब हो गई है। फिर वो दोनों उसे उठाकर बॉस के पास ले आते हैं। बॉस पीट को बोलता है कि ये लड़की भी उसकी ही गलती की वजह से यहाँ आ गई है, इसका खात्मा भी उसे ही करना होगा। और वहीं पीछे हम देखते हैं कि वो ऑफिसर अभी मरा नहीं है। इधर बॉस एमा को मारने की बात कर रहा था, पर उसके साथियों के दिमाग में और ही घिनौना आइडिया आता है। पीट भी अब दोबारा किसी की जान लेने को तैयार नहीं था, तो बॉस अपने साथियों से कहती है एक सिक्का टॉस करो और उसमें चूज करने को कहता है। वो लोग हेड चूज करते हैं, पर बॉस यहाँ एक शर्त रखता है कि जो भी एमा के साथ इंटीमेट होगा उसे ही एमा को मारना होगा। पर इन जानवरों का कोई ईमान नहीं था, वो इसके लिए भी तैयार हो जाते हैं। ये बाजी बोयला नाम का आदमी जीतता है, यानी कि अब उसका हक हुआ एमा पर। वो एमा से उसका नाम पूछता है और वो नहीं बताती तो वो उसे चाकू से डराता है और फिर उसके साइड में ले जा उसके हाथ में हथकड़ी बांध देता है। इसी बीच हम पुलिस वाले को देखते हैं जो किसी तरह छुपते छुपाते अपनी कार तक पहुंच गया था और अब बोयला एमा के कपड़े फाड़ना शुरू करता है। एमा उसे रो रो कर उसे मना करती है, पर इतने में ही पुलिस वाला अपनी कार स्टार्ट करके वहां से भागने लगता है और ये देखकर सारे मिलकर उसका पीछा करना शुरू करते हैं। लेकिन वो पुलिस वाला आगे निकल जाता है और बॉस तुरंत अपनी राइफल निकाल कर आगे बढ़ता है। इधर एमा किसी तरह से पुलिस बेल्ट तक पहुंचने की कोशिश करती है ताकि खुद को आज़ाद कर सके। उसके हाथों से वो बेल्ट भी लग जाती है और तुरंत वो खुद आज़ाद करके भागने लगती है। वहीं बॉस दूर से राइफल की मदद से पुलिस को मार डालता है। फिर वो पीट को डांट लगाता है कि वो 2 मीटर की दूरी और अब वो फटाफट एमा को मार कर यहाँ से निकलने को कहता है। लेकिन जब वो वापस लौटते हैं तो एमा वहाँ से गायब थी। एमा सीधा अपनी कार के पास पहुंचती है और वो बैग पैक और ज़रूरत का सामान वहां से लेकर जाने लगती है। इधर बॉस अब गुस्से में पागल हो गया था। एमा को भागा देखकर वो तुरंत बैज और जे को रोड की तरफ भेजता है, पर वहीं एमा के डैड उसका इंतजार कर रहे थे और उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। अब तो एमा का फोन भी नहीं लग रहा था। वो एमा किसी भी तरह एक चट्टान के नीचे जाकर छुप जाती है और बैग में कुछ जरूरत के सामान ढूंढने लगती है। इधर जे और बैज को एमा की कार मिलती है जिसमें डॉक्यूमेंट की मदद से उसे एमा की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उन्हें कार को देखकर शक हो जाता है कि जरूर वो इसमें से कुछ सामान लेकर भागी होगी। वो कदमों के निशान भी यहीं थे, वो इन जंगलों में घुस गई होगी। अब बॉस अब किसी तरह से एमा को पकड़कर मारने को कहता है, इससे पहले कि वो किसी पुलिस वाले तक पहुंच जाए। अब पीट बोलता है कि वो उसे ढूंढ सकता है क्योंकि उसने कई डिफरेंट जॉब की है, उसे कुछ आइडिया है, पर बॉस उसे बस उसके ऑर्डर फॉलो करने को कहता है। यहाँ पीट की मदद से ये लोग अब उसके करीब बढ़ने लग गए थे। अब वो उस चट्टान तक पहुंच चुके थे। वो अंदाज़ा लगाते हैं कि एमा जल्दी ही पानी की तलाश में होगी क्योंकि वो पानी लेने के लिए ही वो बॉटल लेकर घूम रही थी। वैसे ही इन लोगों को भी अब पानी की ज़रूरत थी। वहीं एमा को एहसास हो गया था कि वो लोग उसके फुटप्रिंट की मदद से उसका पीछा कर सकते हैं, इसीलिए वो पहले तो कुछ ऊंचाई पर जाकर दूरबीन की मदद से उन लोगों की डायरेक्शन देखती है और फिर अपने गलत फुटप्रिंट बना देती है ताकि उन्हें गुमराह कर सके। वो इसमें कामयाब भी रहती है। वहीं एमा के डैड ने अपने दोस्त मानी को एमा को ढूंढने के लिए भेजा, जिसे एमा की कार तो मिल जाती है पर एमा नहीं मिलती। इसीलिए वो तुरंत डैड को इस बारे में इन्फॉर्म करते और अब यहाँ एक पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वहीं पीट भी समझ गया था कि एमा ने उन्हें बेवकूफ़ बना दिया है क्योंकि उसने अब आगे 3 जगह अपने फुटप्रिंट बनाए। उसे ढूंढने को उन्हें तीनों रास्तों पर जाकर देखना होगा और इनके पास इतना समय नहीं है। इसके लिए अब ये सारे स्प्लिट होकर एमा को ढूंढने का डिसाइड करते हैं और बोयला और बाज एक साथ जाते हैं और जे के साथ पीट जाता है। इधर हम देख पाते हैं कि बॉस सबके साथ रेडियो से कनेक्ट है ताकि वो सभी आगे की इंफॉर्मेशन उसे दे सके। दूर चलने पर उन्हें कंफर्म हो जाता है कि एमा इसी रास्ते पर गई होगी। वहीं एमा को फाइनली पानी मिल जाता और उसे अगेन अपनी डैड की बात याद आती है कि पानी सबसे इम्पोर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, लेकिन ख़राब पानी उतना ही खतरनाक हो सकता है। वो हमारे शरीर को कमज़ोर बना सकता है। इसीलिए एमा पानी को साफ करके पीने लगती है। पर इतने में आज बोयला वहाँ पहुँच जाता है और एक बार फिर से बोयला की नीयत बिगड़ जाती है क्योंकि अब उसे एमा को अकेले हासिल करना है और बॉस के इस ट्रैप से बाहर निकलना है। उधर एमा के डैड एमा की कार तक पहुंच जाते हैं और कार की खराब हालत देखकर वो मैनी को बताते हैं कि वो कब से एमा को नई कार लेने को बोल रहे थे, पर वो मान ही नहीं रही है क्योंकि उसे तो पैसे बचाकर इंडिया जाना है कर्मा का ज्ञान लेने के लिए। अब एमा के डैड वहाँ की हालत देखकर समझ जाते हैं कि किसी ने यहाँ से फुटप्रिंट मिटाने की कोशिश करी है।
यहाँ ज़रूर 5 से 6 लोग होंगे जिन्होंने इस तरफ चढ़ाई की है। मैनी उन्हें जल्दी पुलिस को इन्फॉर्म करने को कहते। डैड बोलते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब कम से कम 1 घंटे पहले हुआ है और एमा इस जगह को अच्छे से जानती है और साथ ही उसके पास अपने भाई का बैकपैक भी है, यानी उसने सब कुछ सोच समझ कर किया है। उन्होंने 10 साल से एमा को मिलिट्री की ट्रेनिंग खुद ही दी है। उन्हें विश्वास है कि एमा खुद को संभाल लेगी। एमा बॉटल उसकी तरफ फेंकती है और पानी पीने के बाद वो एमा के साथ इंटीमेट होना चाहता है और उसे फिर से अपने डैड की सीख याद आती है कि 3 चीज़ें इंसान को जानवर से बदतर बना सकती है। एक है वॉर, दूसरा ग्रीड और तीसरा है लस्ट। यहाँ लस्ट की बात हो रही थी। अब बोयला एमा के क्लोज जाने की कोशिश करता है तो एमा रोते हुए बोलती है कि वो उसे बस दूर रहे, वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पर बोयली को एमा की बातें मजाक लगती है क्योंकि अभी उसके सर पर जुनून सवार है। अब जैसे ही वो अपना एक और कदम एमा की ओर बढ़ाता है, एमा उसके पेट में वही खंजर उतार देती है। उसने बोला था कि वो उससे दूर रहे पर वो नहीं माना और ये उसी का अंजाम है। यहाँ बोयला पूछता है कि आखिर वो कौन है तो एमा अपने डैड का नाम बताती है जो कि 1 नंबर के कमांडो है। ये सुन बोयला के चेहरे से साफ डर हमें दिखाई देता है जिसके साथ उसकी मौत हो जाती है। बैकग्राउंड में हम उसके डैड की आवाज़ सुनते हैं जो बोलते हैं कि उन्होंने एमा में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर 16 साल की उम्र में ये सब वो छोड़ना चाहती थी, लेकिन वो इतनी जल्दी सब कुछ सीखती चली गई। पहले तो उन्हें लगता था कि एमा के अंदर का गुस्सा है अपनी मॉम और कैंसर के लिए, पर उसके अंदर एक नेचुरल टैलेंट सा था हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने का, सेल्फ डिफेंस करने का और सर्वाइवल में। वही आज बोयला अपने साथी को ढूंढने के लिए वहाँ पर वो उसे कहीं दिखाई नहीं देता। वो अपने रेडियो से उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब ना आने पर वो इसके बारे में बॉस को बताता है। बॉस उसे तुरंत एमा को शूट करने को कहता है, पर उनकी आवाज़ सुन एमा तुरंत वहाँ से भागने लगती है और इतना आसान नहीं है उसे मारना। वहीं उसके डैड डिसाइड करते हैं कि वो पानी की तलाश करेंगे क्योंकि एमा भी वहीं पर होगी। उन्हें विश्वास है कि एमा को वो उन लोगों से खतरा नहीं है, लेकिन अगर उन लोगों ने एमा को उकसा दिया तो उसे अपनी वो सारी ट्रेनिंग याद आ जाएगी, जिसके बाद उनका मरना तय है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और उसे बोयली की लाश दिखाई देती है। वो सब वहीं पड़ा हुआ गंदा पानी, और वो सब यहाँ पर एक गलती कर देते हैं। वो वहीं पड़ा हुआ गंदा पानी पी लेते हैं और फिर बॉस को इन सब के बारे में बताते हैं। ये भी कि एमा बोयला की गन के साथ ले गई, साथ ही उसे ये जगह मालूम है, इसीलिए वो अब तक एक डायरेक्शन में नहीं जा रही है। और इतना तो अब कंफर्म हो गया था कि वो कोई आम लड़की तो नहीं है। अब एमा बोयला से रेडियो से बात करती है और उन्हें चैलेंज करती है कि वो उसे 4 घंटे के अंदर ढूंढ कर दिखाए, वरना तब तक वो पुलिस तक पहुंच जाएगी। बॉस के बाकी चमचे और उसके साथ आ गए थे और वो सब भी गंदा पानी पी लेते हैं। वहीं ये सारे बड़ी चालाकी से आगे बढ़ रहे थे, इस बात से बेखबर कि उनकी मौत उसके आगे नहीं बल्कि उनके सर पर खड़ी है। एमा उसके ऊपर एक भारी पत्थर गिरा देती है जिससे वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया था, पर जैसे ही एमा उसके आगे आती है वो तुरंत उसे पकड़ लेता है और उसे नीचे गिराकर मारने लगता है। पर एमा उसकी ही बंदूक से उसे मार डालती है और तुरंत इसकी जानकारी बॉस को देती है। बस अब वो 4 बाकी रह गए। बॉस को अब किसी तरह से एमा को मारकर उसका घमंड तोड़ना था, पर अब पीट की तबीयत खराब होने लगी है गंदे पानी की वजह से। अब वो लोग एमा के काफ़ी करीब आ गए थे। बॉस अपनी राइफल के साथ अब धीरे धीरे उसके करीब जाने की कोशिश करता है। अब जे और बाकियों की तबीयत भी खराब होने लगी थी। यहाँ से एमा एक पुराने घर में पहुँचती है और ये चारों उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। वहीं उसके डैड भी राइफल लेकर तैयार थे। अब ये तीनों घर में दाखिल होते हैं। पीट की हालत तो एकदम खराब हो चुकी थी। एमा तुरंत उसे धर दबोचती है। पीट तुरंत ही खुद को बचाने के लिए भीख मांगने लगता है और कहता है कि वो बस इनका ड्राइवर है, उसे किसी को नहीं मारना, बस एमा उसे छोड़ दे। तो एमा उसे अपनी जान बचाने को चुपचाप जाने के लिए कहती है, पर वो निकलती ही चिल्लाकर सबको बता देता है कि एमा इधर है दूसरी ओर, और अगले ही पल वो एमा का तीसरा शिकार बनता है। फिर बैज अचानक से एमा पर हमला करता है लेकिन नीचे गिरता है। अब वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करता है एमा को हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए चैलेंज करके। पहले तो एमा पर वो भारी पड़ता है, पर उसे भी ज़्यादा देर नहीं लगती, वो उसे भी मार गिराती है। अब बस बॉस बचा हुआ था क्योंकि उसका एक साथी वैसे ही तबीयत से मारा जा रहा था। यहाँ एमा को अपने पापा की आखिरी सीख याद आती है। उसे अपने टारगेट से नफरत करनी है और तुरंत दोनों अपनी बंदूक चलाते हैं। गोली दोनों को लगती है पर बॉस तुरंत ही मारा जाता है। और अगले सीन में हम उसके डैड की आंखों में आंसू देखते हैं। वो आगे बढ़कर अपनी बेटी को फौरन गले लगा लेते हैं और आज उनकी बेटी शूट करना सीख गई है। हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। एमा हॉस्पिटल में है और अपने बॉयफ्रेंड से चैट कर रही है। अब वो समझ चुकी है कि दुनिया कितनी जालिम है और कैसे काम करती है। वो खुद चाहे कितना ही वायलेंस अवॉइड कर ले, पर खुद को बचाने के लिए एक ना एक दिन उसे हथियार उठाना ही पड़ेगा। और अपने बॉयफ्रेंड को भी वो माफ़ कर देती है और उसके पास हम वही खंजर देखते हैं और इसी के साथ ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है।